नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। तो हम देखते हैं कि यदि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ जो शेड्यूल्स हैं वो है 12, अर्थात वर्तमान में जो हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या है उनकी संख्या 12 है। जबकि आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स का नंबर था 8, अर्थात संविधान निर्माण के समय हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट कि जो रिमेनिंग 4 शेड्यूल्स हैं वे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के टाइम पर नहीं थी और इन्हें बाद में ऐड ऑन किया गया था। तो आप देखेंगे कि शेड्यूल नंबर अर्थात अनुसूची संख्या 9, अनुसूची संख्या 10, अनुसूची संख्या 11 और अनुसूची संख्या 12 संविधान के तैयार होने के बाद में जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो अब हम बात करेंगे 1 बाई 1 कि किस शेड्यूल में किस अनुसूची में क्या प्रोविजंस अर्थात क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है अर्थात जो प्रथम अनुसूची है उसके अंतर्गत स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अर्थात भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, उनकी सूची है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी जो लिस्टिंग हमें मिलती है, इनकी जो सूची हमें मिलती है वो संविधान की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ही मिलती है। अर्थात प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड शेड्यूल की अर्थात दूसरी अनुसूची की। तो आप देखेंगे कि सेकंड नंबर शेड्यूल्स में जो हमारे देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का वर्णन इसमें किया गया है। अब यदि हम बात करें कि कौन से संवैधानिक विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की इसमें बात की गई है तो हम देखते हैं इसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सेकंड नंबर का शेड्यूल है, जो दूसरे नंबर की अनुसूची है, उसमें भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर की अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। अर्थात तीसरे नंबर की जो अनुसूची है उसके अंतर्गत जो हमारे देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है कि वे किस प्रकार की शपथ लेंगे और उस शपथ का प्रारूप क्या होगा। और इसके अंतर्गत जिन विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की बात की गई है वे वही हैं जिनके वेतन भत्तों का वर्णन सेकंड अर्थात दूसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे हम इसमें देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरे नंबर की अनुसूची में भारत देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और उनकी शपथ और उनके प्रारूप के बारे में बताया गया है। चौथे नंबर की अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संसद के 2 प्रमुख सदन हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसका वर्णन चौथी अनुसूची में हमें मिलता है। अर्थात इस अनुसूची में हमें मिलता है कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चौथे नंबर की जो अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। अब हम बात करेंगे संविधान की 5वीं अनुसूची की। तो हम देखते हैं कि 5वें नंबर की जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
अर्थात हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में जहाँ कहीं भी अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से होगा और वहाँ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी वर्णन है वो हमें 5th शेड्यूल अर्थात 5वीं अनुसूची में मिलता है। 6वीं जो अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची से ही संबंधित है, परंतु 6वीं अनुसूची में केवल जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंधों की बात की गई है और विशेष रूप से केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध हमें मिलते हैं वो 6वीं अनुसूची में मिलते हैं। 7वीं अनुसूची जो है वो विषयों के वितरण से संबंधित है और इस वितरण से संबंधित जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो 7वें नंबर की जो अनुसूची है उसके अंदर इन 3 सूचियों का और इन 3 सूचियों में दिए गए विषयों का वर्णन दिया गया है। संघ सूची अर्थात जिस पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा, जबकि राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा और समवर्ती सूची के संबंध में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होगा। परंतु यदि किसी विषय पर बने हुए कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र को और केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। विषयों की संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए संघ सूची जो है इसमें प्रारंभ में 97 अर्थात 97 विषय थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई। इसी प्रकार राज्य सूची में जो प्रारंभ में जो विषय थे वो 66 थे, परंतु अब उनकी संख्या घटकर 61 हो गई है और समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रारंभ में 47 विषयों दिए गए थे, परंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची जो है वो विषयों के वितरण से संबंधित है और इस संदर्भ में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और इनमें दिए गए विषयों की जानकारी हमें 7वीं अनुसूची में मिलती है। और अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। तो आप देखेंगे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी के अलावा भी अनेक भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस संदर्भ में वर्तमान में इन भाषाओं की संख्याएं 22 है, जबकि आप देखेंगे कि जो मूल संविधान था उसमें 14 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये भाषाएं 14 से बढ़कर 22 हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि 14 भाषाओं के बाद में 15वें नंबर पे जो भाषा जोड़ी गई थी वो भाषा थी सिंधी और इसे जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सिंधी के बाद में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया था जिनमें थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि बाद में फिर 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, और इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, डोगरो, बोडो और संथाली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और जिनका वर्णन हमें संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। देखिए अब हम बात करेंगे उन अनुसूचियों के बारे में जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात मूल संविधान में नहीं थी परंतु बाद में जोड़ी गई थी। अब तक हमने जिन 8 अनुसूचियों की बात की है, ये 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान के साथ ही इनको जोड़ा गया था, परंतु बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। इस प्रकार हमारी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हो गए थे 12 अर्थात 12 अनुसूचियां हो गई थी। तो अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। तो देखिए इस संदर्भ में मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो 9वीं अनुसूची है उसे
संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार संबंधी कानून और व्यवस्था संबंधी नियमों की बात करता है। देखिए, देश आज़ाद होने के बाद समाजवादी विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए और भूमि सुधार संबंधी कुछ प्रयास किया जाए। लेकिन इस संदर्भ में कुछ समस्याएं आ रही थी, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और उसी के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि पहले ये व्यवस्था थी कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों का जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। परंतु जब इसका धीरे धीरे दुरुपयोग होने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची के विषयों का भी जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार संबंधी कानून और व्यवस्था संबंधी नियमों की बात करती है। नेक्स्ट अनुसूची है आपके 10वीं अनुसूची। तो 10वीं जो अनुसूची है उसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये संबंधित है दल बदल कानून से। और इसमें कहा गया कि यदि कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य अपना राजनीतिक दल परिवर्तन करना चाहता है, उसे बदलना चाहता है, तो वो चुनाव से पूर्व कर सकता है, परंतु चुनाव के बाद में यदि राजनीतिक दल को परिवर्तन करेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो 10वीं अनुसूची है वो दल परिवर्तन संबंधी उपबंधों की बात करती है, दल परिवर्तन संबंधी कानून और नियमों की बात करती है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 11वीं अनुसूची है उसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान संशोधन कानून का प्रारूप है वो 1992 में बना था, जबकि संसद के द्वारा ये 1993 में पास हुआ था। इसलिए कई दफ़ा 73वें संविधान संशोधन के साथ आपको 1992 भी दिखाई देगा, और कई दफ़े आपको 73वें संविधान संशोधन के साथ 1993 भी दिखाई देगा। 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की बात करती है, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था, और इसके पश्चात पंचायतों की शक्तियों में अभिवृद्धि की गई थी, और इनको 29 कार्य क्षेत्र अर्थात 29 विषयों की शक्तियां इनको प्रदान की गई थी। और इन 29 विषयों जिनके बारे में इनको शक्तियां प्रदान की गई थी उसकी सूची भी हमें 11वीं अनुसूची में ही मिलती है। और नेक्स्ट है आपके 12वीं अनुसूची। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, और ये संबंधित है नगर पालिका से, अर्थात ये नगर पालिका और नगर निकायों से संबंधित है। और इसमें भी नगर निकायों की शक्तियों में अभिवृद्धि करते हुए इनको कुछ कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए थे, और इन कार्य क्षेत्रों की संख्या थी 18। तो जिन 18 विषयों पर इनको कार्य क्षेत्र प्रदान किया गया था उसकी सूची हमें 12वीं अनुसूची में मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों की बात करती है। शॉर्ट में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, परंतु पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों की बात करती है। दूसरी अनुसूची में हमारे देश के मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन मिलता है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप हमें मिलता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जबकि 6वीं अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, जबकि 7वीं अनुसूची विषयों के वितरण से संबंधित है, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और इनमें दिए गए विषयों का वर्णन हमें 7वीं अनुसूची में मिलता है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों की बात करती है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है, और जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और अंतिम जो अनुसूची है 12वें नंबर की वो नगर पालिका से संबंधित है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक नए लेक्चर के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।